सावित्रीबाई फुले की जयंती पर बहादुरगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, सावित्रीबाई फुले के महिला उत्थान के सपने को साकार कर रही है सरकार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयनित प्रदेश के खिलाड़ियों व उनके परिजनों ने जताई खुशी। कहा, इस सम्मान से और बेहतर प्रदर्शन करने की मिलेगी प्रेरणा। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की हुई शुरुआत। कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने कहा, युवा शक्ति में देश को बदलने का है सामर्थ्य। और पहाड़ों से लेकर मैदान तक भयंकर ठंड, उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। राजधानी दिल्ली, हरियाणा व पंजाब कोहरे की चपेट में, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज बहादुरगढ़ में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सब्जी मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई फुले के समाज सुधार व शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई फुले को महिला अधिकारों की प्रेरणा बताते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन महिला शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित कर दिया। प्रदेश की भाजपा सरकार माता सावित्रीबाई फुले के सपने को साकार करने में लगी हुई है। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बेटियों को गर्भ में न मारा जाए। उन्होंने बहादुरगढ़ के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करने के साथ ही राजकीय महिला कॉलेज का नाम माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखने का ऐलान भी किया। हमारी जितनी भी बेटियों को मारने वाले प्रदेशों में नहीं, बल्कि बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के अंदर आज इसको देखा जाता है। माता सावित्रीबाई फुले को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी करके इन बेटियों को आगे सशक्त और मजबूत करते हुए उनको बचाने का काम ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। हमारी बेटियां चाहे ग्रेजुएट तक पढ़े या पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई करें, उनका फीस का कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। ये माता सावित्रीबाई फुले के उस सपने को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके देश विदेश में कई पुरस्कार जीते। अब इनके नाम पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की सूची में आने से प्रदेश का मान और भी ज्यादा बढ़ा है। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के 10 खिलाड़ियों का चयन अर्जुन पुरस्कारों के लिए किया गया। साथ ही हॉकी कोच सोनीपत के संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाएगा। मिनी क्यूबा के नाम से मशहूर भिवानी की बॉक्सर बेटी नीतू घनघस को अवार्ड मिलने की सूचना मिलते ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अवार्ड मिलने की सूचना पर नीतू घनघस ने खुशी जताई है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच जगदीश व परिजनों को दिया है। नीतू ने कहा कि इस अवार्ड से उन्हें कॉमनवेल्थ व एशियन खेलों में जीत के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नीतू के पिता जय भगवान ने बेटी की कामयाबी पर गर्व महसूस करते हुए कहा कि वह अब ओलंपिक मेडल भी जरूर जीतेगी। मुझे काफ़ी खुशी है कि मुझे ये खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन अवार्ड मुझे मिल रहा है, तो ये मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन देगा। और 7वीं अर्जुन अवार्डी हूँ। इससे पहले हमारे क्लब से 6 अर्जुन अवार्डी हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्लब से 7 अर्जुन अवार्डी होना। ये अवार्ड 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज जगदीश कोच साहब और नीतू की मेहनत और हमारे कमल प्रधान जी की मेहनत आज रंग लाई है और बेटी ने अर्जुन अवार्ड मिला है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नीतू के कोच जगदीश ने कहा कि बॉक्सिंग में हरियाणा से कविता चहल व सोनिया लाठर के बाद अर्जुन अवार्ड पाने वाली नीतू हरियाणा की तीसरी बॉक्सर बेटी बन गई है। इससे अन्य बॉक्सर बेटियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल प्रधान ने कहा कि नीतू ने कमाल कर दिया। उसने कठिन परिस्थितियों में खेलते हुए हरियाणा की पदक तालिका को बढ़ाया है। केंद्र की मुक्केबाज कविता चहल को मिला था और उसके बाद सोनिया लाठर को मिला था और ये
तीसरा हमारी बेटी नीतू को मिल रहा है अर्जुन अवार्ड, ये तीसरा है महिला वर्ग में। मेरे लिए ही नहीं, मेरे जितने भी शिष्य हैं मेरे केंद्र पे, जितने भी मुक्केबाज हैं, उन सभी के लिए एक प्रेरणा है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सोनीपत के युवा खिलाड़ी अभिषेक नैन को भी अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इससे परिजनों में खुशी का माहौल है। पिता सत्यनारायण ने बताया कि बचपन से ही अभिषेक को हॉकी के प्रति गहरा लगाव रहा है। उसने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। अर्जुन अवार्ड मिलना अभिषेक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे उसे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सरकार का यह कदम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाला है। वहीं मनु भाकर की नानी व स्वीटी बूरा के पिता महेंद्र सिंह ने गर्व जताते हुए कहा कि इससे हमारे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। और ये शुरू से ही खेलने में, इसका हॉकी खेलने में जुनून है। ओलंपिक में भी ये बढ़िया खेला है और अभी HIL में भी अच्छा खेल रहा है। 2 मैच हुए हैं, दोनों में जीते हैं बंगाल टाइगर्स। और सरकार को हम धन्यवाद करते हैं। तो खिलाड़ियों के प्रति उन्होंने अर्जुन अवार्ड है या और दूसरे अवार्ड हैं जो भी दे रहे हैं। वो बहुत अच्छी तरह खेलती है और सारा इंडिया में उसका नाम ऊंचा हो गया। और सब माँ बाप, पिता, भाई बहन, मामा मामी सब बहुत खुश हैं। और मैं उसकी नानी हूँ और सब मेरे प्यारे रिश्तेदार सब खुशी हैं। और मेरी बेटी आगे बढ़े। अर्जुन अवार्ड मिला है, बहुत ही खुशी है, बहुत बहुत खुशी जी। सविटी जी बहुत बढ़िया खेलती थी। जो ये जूनियर थी, फिर यूथ में जो सीनियर वाली लड़की थी उनसे वो आती थी जी, बहुत बढ़िया खेलती थी। उधर सोनीपत के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी धर्मवीर को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। इस अवार्ड की घोषणा पर खुशी जताते हुए धर्मवीर ने कहा कि एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में मेडल जीतना। इसके साथ ही अर्जुन अवार्ड या खेल रत्न उसकी खुशी को दोगुना कर देता है। एक खिलाड़ी का मेरे ख्याल से सपना होता है कि भाई एक ओलंपिक में मेडल हो। लेकिन चलो ठीक है, जो भी सरकार ने अपनी तरफ से दिया है, बड़े खुश हैं। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल गुरुग्राम में क्रीड़ा भारती संस्था द्वारा आयोजित वीर माता जीजाबाई सम्मान समारोह में पैरालंपिक व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता तथा प्रतिभागी खिलाड़ियों की माताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में आयोजित माता जीजाबाई सम्मान समारोह खेल के क्षेत्र में माताओं की भूमिका का उत्सव है। देश दुनिया में परचम लहराने वाले खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान गौरव का विषय है। यह समारोह न केवल हमारे खिलाड़ियों के प्रति बल्कि उनकी माताओं के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है। उन्होंने क्रीड़ा भारती की हरियाणा प्रदेश की इकाई को भी इस अनूठी पहल के लिए बधाई देते हुए संस्था को 21 लाख रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि हरियाणा खेल क्षेत्र में पूरे देश का गौरव बन चुका है। यहाँ के खिलाड़ी ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल स्तर के खेलों में हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। खिलाड़ी राष्ट्र की धरोहर होता है। हमने इसी सोच के साथ हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए गए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद भी बनाए गए। बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो वो इन खिलाड़ियों की, माताओं की रही है। हमारा खिलाड़ी जब पदक जीत करके आता है तो केवल उसकी उपलब्धि नहीं होती है, वो पूरे प्रदेश की होती है, देश की उपलब्धि होती है। एक खिलाड़ी राष्ट्र की धरोहर होता है। हमने इसी सोच के साथ साथ हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए सपोर्ट पॉलिसी वो बनाई है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित रोजगार के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले, पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 29,000 से अधिक छात्रों को 53 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। सरकार ने खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरियां भी खोली हैं। केंद्र सरकार ने मेजर ध्यानचंद सम्मान सहित अर्जुन अवार्ड के लिए प्रदेश के कई खिलाड़ियों का नाम चयनित किया है। इसमें मनु भाकर, स्वीटी बुरा सहित अन्य कई नाम शामिल हैं। खेल नर्सरी खोली हैं। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से उनको नवाजा जाएगा और उसमें शतरंज के हमारे खिलाड़ी अभी आपने देखा है। पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने शतरंज में पहली बार झंडा गाड़ा है तो हमारे मुकेश जी है। और पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार जी, उनके नाम को, और शूटिंग के अंदर हमारी बेटी मनु भाकर जी, उसका भी नाम इसके अंदर वो किया गया है। आज हरियाणा की हमारी बेटी और स्वीटी बुरा, जिसको अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की आज से शुरुआत हुई। कैबिनेट मंत्री राजेश नागर व गौरव गौतम ने दीप प्रज्वलित करके महोत्सव का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। महोत्सव को संबोधित करते हुए राजेश नागर ने कहा कि चाहे खेल का मैदान हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हरियाणा के युवाओं ने हर जगह एक अलग मुकाम हासिल किया है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने हर स्थान पर पदकों की बौछार की है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, एक सपना है विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए, उसमें जो युवा है हमारे भारत के 65% से ज्यादा हमारा युवा है हमारे देश में, जो किसी भी देश के पास इतनी बड़ी युवाओं की संख्या नहीं है। पलवल में ये महोत्सव हो रहा है। यहाँ सभी पूरे प्रदेश से यहाँ पर बच्चे आके अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, चाहे एग्जीबिशन के थ्रू, चाहे सरकार कल्चर प्रोग्राम हो उसके थ्रू। तो यहाँ कर जो एक माहौल, एक प्लेटफॉर्म जो युवाओं को मिला, वो देखने के लायक। वहीं खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि युवा हमारे देश की धड़कन है, वे भारत के सुनहरे भविष्य के ध्वजवाहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में सबसे अधिक विश्वास युवा शक्ति पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थायी रोजगार व आजीविका के अवसरों के लिए युवाओं की पूरी योग्यता व क्षमता को अनलॉक कर रहा है। यह संस्थान विद्यार्थियों को रोजगार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने व संवारने का उत्कृष्ट कार्य भी कर रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में प्रदेश के हर जिले से युवा टेक्नोलॉजी में जो अपना काम कर रहे हैं, किसान से लेकर ड्रोन तक हर क्षेत्र में हमारे युवा, हरियाणा के युवा काम कर रहे हैं। उसकी आज एग्जीबिशन लगा था, उसका इनॉग्रेशन भी हमारे मंत्री श्री राजेश नागर जी ने किया है। टेक्नोलॉजी हो, संस्कृति हो, स्टार्टअप्स हो, हर चीज के क्षेत्रों में एक दूसरे के प्रति साझा करते हैं। और जब ये प्रतिभा एक प्रकार से एकत्रित होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश का विकास होगा। भिवानी जिले के गांव सिंघानी के एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा द्वारा आत्महत्या के मामले की जांच के लिए उपायुक्त ने एसडीएम लोहारों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित परिवार से मिलने आज सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे तथा परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें जिम्मेवारी दी थी कि पीड़ित परिजनों से मिलकर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही का पता करे ताकि बेटी को उचित न्याय मिल सके। इस मामले में संलिप्त स्थानीय एसएचओ के खिलाफ काफी रोष है।
और उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है। इसी के चलते उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच में जुटे एसएचओ को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार से डरने या दबाव में आने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस से राजनीति न करने की अपील भी की। वहीं पीड़िता के पिता जगदीश ने कहा कि वे अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया गया था तथा बेटी ने कॉलेज से ही फोन किया था कि पैसे नहीं देने के कारण उसे पेपर में बैठने नहीं दिया जा रहा। लोगों में और उसका व्यवहार भी कोई अच्छा नहीं था इस परिवार के प्रति। उसको अभी मैंने एसपी साहब को कहा कि तुरंत लाइन हाजिर करके उसके डिपार्टमेंट खोल लें। ऐसा अधिकारी जहाँ संवेदनाओं की जरूरत है, जहाँ परिवार को सांत्वना की जरूरत है, वो उनको पुलिसियर तरीके से बात कर रहा है वो उनसे। परंतु मानसिक तौर पर उस बेटी को बार बार जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली है, उस राहुल नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा था। उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व थी, स्कूल की प्रिंसिपल भी, कॉलेज की प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है। मैंने अधिकारी को कहा कि उसकी पूरी जांच करो, डिटेल में जाओ, दोषी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। और परिवार को इस प्रकार की हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार की उनको डरने की, घबराने की और दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस परिवार से व्यक्तिगत मिला हूँ, मुख्यमंत्री से मिलकर इस परिवार की आर्थिक मदद कराने की भी मैं बात करूंगा और उनको मैं विश्वास दे के जा रहा हूँ कि पूरी सुरक्षा भी देंगे और न्याय भी देंगे। इस पर भी का मामला था और भी बच्चे पर दबाव था करने का प्रताड़ित कर रहे थे। वो तो जब पता चलेगा कि मैं तो क्या बताऊं, मैं तो नाम दे दिए थे। 5 तारीख को मेरी बच्ची को स्कूल से निकाला गया था पेपर से। मेरी बच्ची 10:30 बजे मेरे घर पे आ ली थी। बच्ची ने कॉलेज में रहते हुए फ़ोन किया था, मेरे को पेपर नहीं देने दे रही। उसका कोई जवाब नहीं आया, क्या बोला वो क्या नहीं बोला। बच्ची ने बोला मैंने शाम को घर पे आके फ़ोन किया तो फ़ोन काट दिया। फिर एक बार आए थे अपने सांत्वना वगैरह कुछ नहीं, गांव के हिसाब से जो आते हैं लोग वैसे आए थे एक बार। वहीं एसडीएम मनोज दलाल की अध्यक्षता में आज गठित टीम महाविद्यालय में जांच के लिए पहुंची। एसडीएम ने कहा कि छात्रा को रोल नंबर क्यों नहीं दिए गए, व पेपर में क्यों नहीं बैठने दिया गया। इन 2 बिंदुओं पर जांच की जाएगी व जल्द ही रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी। पुलिस जांच के साथ साथ कमेटी भी हर बिंदु पर जांच करेगी। पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि कॉलेज के बाहर नजर रखे व अन्य विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना रुकावट के चलती रहे। इस मामले में तो डीसी साहब के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। अभी पुलिस जांच कर रही है, उसके साथ साथ हमें 2 बिंदुओं पे जांच करनी है, जिसमें ये कहा गया है कि उस छात्रा को रोल नंबर इशू नहीं हुए थे या वो लड़की पेपर नहीं दे पाई थी। इन 2 बिंदुओं को अच्छे से जांचने के लिए हमें कहा गया है और हमारी कमेटी यहाँ मौजूद है इस जाँच को अच्छे से करने के लिए। तो हमने प्रशासन से, यहाँ कॉलेज प्रशासन से भी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और हम इस जांच को बहुत अच्छे से करके डीसी साहब तक जल्दी हम पहुंचा देंगे वहाँ। ये तो बाहर हुड़दंगबाजी के बारे में बात कही है, तो डीएसपी साहब ने एसएचओ साहब को निर्देशित भी कर दिया है कि इस तरह का कोई भी तत्व बाहर लड़कियों के कॉलेज के सामने इस तरह की हरकतें ना करे, और उनको ताकीद भी कर दिया गया है और इस तरह की स्थिति दोबारा से पैदा ना हो, इसके लिए ध्यान भी रखा जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन प्रक्रिया का कार्य पूरा हो चुका है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस एच.एस. भल्ला ने बताया कि कुल 302 नामांकन प्राप्त हुए हैं। 19 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद ही मतगणना का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 390 केंद्रों पर मतदान होगा। वे सबसे अधिक बूथ सिरसा में बने हैं। मतदान प्रक्रिया के लिए सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध रहेंगे तथा मतदान ईवीएम मशीन के साथ होगा। सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो होगा ही होगा और ईवीएम मशीन से सारी प्रक्रिया की जाएगी और वहां पे पूरा इंतजाम हो रहा है, पर अभी बहुत टाइम है। 19 तक फर्दर जो भी होगा वो हम सारा कंप्लीट कर लेंगे और रफली 390 बूथ्स हमने अभी तक बनाए हैं और सबसे ज्यादा बूथ हमारा सरसा में है। 302 नॉमिनेशंस आ गई हैं हमारे पास, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने के पास फिगर हमारे पास 302 की आई है।
प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसते हुए इसराना बीडीपीओ कार्यालय में 5 अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मुझे इसराना ब्लॉक समिति चेयरमैन हरमान मलिक के भ्रष्टाचार को लेकर उपरोक्त के विरुद्ध शिकायत हासिल हुई थी। बीडीपीओ विवेक को दी गई जांच में 23 लाख रुपए से अधिक की गड़बड़ी मिली। जिन कामों के बिल पास किए गए वो काम ग्राउंड पर किया हुआ मिला ही नहीं। विकास कार्यों के बिलों को भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पास करवाया गया था। उन्होंने कहा कि नायब सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। जो चेयरमैन इसराना ब्लॉक समिति है, उनकी कुछ समय पहले मेरे पास दरखास्त आई कि मेरे से भी साइन जल्दबाज में करवा लेते हैं, लेकिन मुझे शंका है कि ब्लॉक में बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हैं। चाहे वो समरसेबल लगाने की बात है, हैंडपम्प लगाने की बात है, ग्राउंड पे कोई है और पेपरों में ज़्यादा पैसा निकलवा करके निकलवाए गए हैं। तो वो मेरे संज्ञान में है, तो मैंने फिर बीडीओ पे कहा कि इसकी इंक्वायरी करें। 23,87,000 का खुद मानना है भाई ये गड़बड़ पाई गई है। जैसे मेरे नोटिस में आया, मैंने प्राइवेट आदमी को रोका और तुरंत मैंने इनको डायरेक्टर पंचायत से कह के सस्पेंशन के आदेश जारी कराए। माननीय नायब सैनिक सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। अधिकारी भी सरकार का पार्ट है, तो अधिकारी भी ईमानदारी से काम करें। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने आज ज्योतिसर में निर्माणाधीन महाभारत अनुभव केंद्र ज्योतिसर के विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस प्रोजेक्ट पर सरकार की तरफ से करीब 202 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। उन्होंने सभी 5 ब्लॉकों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से कहा कि ज्योतिसर तीर्थ को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ सफाई व्यवस्था के साथ घाटों को स्वच्छ बनाया जाए। उन्होंने पर्यटन विभाग व केडीबी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाभारत अनुभव केंद्र के पहले 2 ब्लॉकों को पर्यटकों के अवलोकन हेतु खोल दिया जाए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिसर की पावन धरा पर गीता के उपदेश दिए थे। सरकार का प्रयास है कि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश जन जन तक पहुंचे व समाज के लोग इन उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर सके। महाभारत अनुभव केंद्र ज्योतिसर के एक ब्लॉक में डिजिटल तकनीकी के माध्यम से मछली की आंख में निशाना लगाने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ उन्होंने डिजिटल तकनीकी के धनुष का प्रयोग करते हुए मछली की आंख में तीर से निशाना लगाया। विदेशों से जब वो आएंगे तो उनको आकर बहुत अच्छा लगेगा उनको देखकर कि जिस जगह भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और यहाँ पर आके पूरा का पूरा उनको एक बहुत अच्छा उनको अनुभव उनको यहाँ पर। हमारा यही प्रयास है कि ये वो पावन धरा है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और यहाँ पर इसको हम हर लिहाज से इसको हम विकसित करना चाहते हैं कि ताकि पूरे देश से विदेशों से लोग यहाँ पर आएं और यहाँ पर आकर जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया यहाँ पर आकर वो और गीता के बारे में समझ सकें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय शहरी खेती एक्सपो एवं पुष्प उत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने कहा कि पुष्प हमारे वातावरण को सुंदर बनाते तो हैं, साथ ही साथ रोजगार के लिए भी अवसर पैदा करते हैं। कुलपति ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए भी रोजगार की इसमें अपार संभावनाएं हैं। इस उत्सव में बताया गया है कि हम बिना किसी कारण के और जमीन के किस प्रकार से सब्जियों और फूलों की खेती कर सकते हैं। फूलों की खेती कर रहे युवाओं को इस उत्सव में जगह दी जा रही है ताकि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। विश्वविद्यालय में एग्री टूरिज्म सेंटर भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी समापन अवसर पर उत्सव में उपस्थित रहेंगे। जो आज के दिन फूल आपके जीवन में उमंग तो लेके आते ही हैं, वातावरण को सुंदर बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे युवाओं के लिए, हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले हर युवा के लिए, शहरी क्षेत्र में रहने वाले युवा के लिए, सभी के लिए रोजगार की भी अपार संभावनाएं इसमें हैं। उसी चीज़ में हर तकनीक पे हमने यहाँ पे बताया है कि हम बिना मिट्टी के, बिना ज़मीन के भी किस प्रकार से अपने ड्राइंग रूम में आज के दिन सब्जियों की काश्त कर सकते हैं, फूलों की काश्त कर सकते हैं। साथ में
उनमें क्या क्या गुण हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। एग्री टूरिज्म एक पूरा है कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को, युवा पीढ़ी को कृषि की तरफ आकर्षित कर सकते हैं और इसको महज एक व्यवसाय के रूप में किस प्रकार से कृषि को किया जा सकता है। वो हमारी इतनी ज़्यादा विविधता हमारे देश में है, उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। हमारे कल्चर को भी। वहीं पुष्प प्रदर्शनी देखने आए लोगों ने कहा कि यहाँ विभिन्न तरह के फूलों को देखकर सुखद एहसास होता है। हमें घरों में ज्यादा से ज्यादा फूलों की खेती करनी चाहिए। बिना कीटनाशकों के छिड़काव की सब्जियां भी हम घर पर ही उगा सकते हैं। पहले तो यहाँ पे इंडोर प्लांट्स भी हैं और उनको हम खरीद सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। वो काफ़ी सुंदर सुंदर हैं और लाइक काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ, बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर। वो हमारे प्लांट्स के लिए बायो फर्टिलाइजर ज़्यादा बेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे फूलों की वेराइटीज़ हैं, हम यहाँ से खरीद भी सकते हैं अलग अलग वेराइटी को। और छोटे छोटे पॉट्स में लगाने के लिए अलग अलग फूल्स भी हैं और कलर, बहुत सारे कलरफुल्स भी हैं और सीजन के अकॉर्डिंग भी है। कुछ सीजनल प्लांट्स हैं, कुछ लंबे टाइम तक चलने वाले फ्लावर्स भी। हम जैसे लोग देखने के लिए आते हैं, इस प्रदर्शनी को देखते बड़े मोहित होते हैं, विदेशों की याद आ जाती है। ऐसा यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का जो वातावरण है, बहुत अच्छा वातावरण है और बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगाई हुई है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कैथल जिले में भी व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर संदीप ने कहा कि टीबी के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक भागीदारी व स्वामित्व को मजबूत करने की दिशा में निक्षय पोषण योजना की मासिक राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही जिले में टीबी जांच के लिए केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि टीबी रोग की जांच व दवाएं रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तक आ जाए कम होकर, इसके लिए हमारे जिला स्तर पे पहले हमारे पास 18 डीएमसी सेंटर थे, जिसमें डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर, जिसमें स्पूटम की जांच अवेलेबल थी। इसको हमने 4 सेंटर्स और बढ़ा दिए हैं इस साल, तो ये हमारे 22 हो गए हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 ट्रूनेट मशीनें हैं, एक जिला स्तर पे यहीं जीएच में और एक कलायत में, और एक सीबीनेट की मशीन है, जिससे हम बिगड़ी हुई टीबी, जिसे एमडीआर बोलते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस का पता लगता है। वहीं अस्पताल के तैनात सुपरवाइजर गोविंद कुमार ने कहा कि टीबी के संभावित मरीजों की बलगम की जांच के लिए स्पेशल जांच केंद्र बना हुआ है। कैथल जिला में करीब 2600 रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। या बगल में कोई गांठ होती है, भूख कम लगती है और वजन कम होता है, उसके टेस्ट हमारे द्वारा फ्री किए जाते हैं। ये पूरे जिले में हमारी 18 लैब हैं, उनमें ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है। इसकी कोई भी भारत सरकार द्वारा कोई भी पेमेंट नहीं रखी गई। जो पेशेंट घर से नहीं आ सकता, इसके लिए हमने ह्यूमन कोरियर के कुछ लड़के छोड़े हुए हैं, जो घर से सैंपल लेके और लेबोरेटरी तक पहुंचाते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान के लाभार्थियों ने कहा कि सरकार की यह बहुत अच्छी योजना है। इससे मरीजों का निःशुल्क इलाज हो रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आभारी हैं। बहुत सहूलियत है, बहुत सफाई से इलाज हो रहा है जी। ये बहुत बड़ी योजना है जी, सरकार का धन्यवाद। सरकार बहुत कोशिश कर रही है जी, सारे मरीजों को हुआ कर देगी, इलाज हो जाएगा, फ्री इलाज है जी। उत्तरी भारत में सर्दी व शीतलहर का सितम लगातार जारी है। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 4 से 7 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम रही, जिससे यातायात काफी बाधित रहा। मौसम विभाग ने हरियाणा के 4 जिलों में बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। एनसीआर के जिलों में भी आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से ट्रेनें देरी के साथ चल रही हैं, साथ ही दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। अंबाला मंडल के डीआरएम विनोद भाटिया ने बताया कि कोहरा बढ़ने के साथ ही ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने लगता है। आज घने कोहरे के कारण हमारी 40 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने 6 मेल व 5 यात्री ट्रेनों को 28 फरवरी तक रद्द किया हुआ है। हमारी मोर देन 40 ट्रेन्स जो हैं वो इफेक्ट हुई हैं कोहरे के कारण अंबाला मंडल में।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेन का पाथ होता है वो फिक्स रहता है। दूसरी ट्रेन को फैसिलिटेट करने के लिए हमें कुछ एक पाथ बीच में से खाली रखने पड़ते हैं। इसी के कारण हम लोगों ने 6 मेल एक्सप्रेस ट्रेन अम्बाला मंडल की और 5 पैसेंजर ट्रेन जो है वो कैंसिल की हैं। 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक की कैंसिल रहेंगी। कोहरे के दौरान सेफ ऑपरेशन अचीव करने के लिए हम लोग काफ़ी फोकस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं और टेक्नोलॉजी का उसमें हम लोग पूरा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फॉग सेफ डिवाइसेस रहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 6 जनवरी तक बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बूंदाबांदी के भी आसार हैं। वहीं चंडीगढ़ में मौसम की स्थिति सामान्य रहेगी। यहां पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का ज्यादा असर नहीं दिखेगा। शुक्रवार सुबह छाई घनी धुंध से लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि विजिबिलिटी कम होने व ठंड बढ़ने से काफी परेशानी उन्हें हो रही है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।